अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे मुराद सईद मंजर आम पे नहीं आ रहे, पीटीआई ने उनको मना किया हुआ है। आखिर क्यों मना किया हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मुराद सईद पाकिस्तान में ही हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट बेंच बना दिया है पीटीआई का जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके ऊपर। तो इसका मुतवक्के तौर पे फैसला क्या आ सकता है फुल कोर्ट का, क्या पीटीआई को नशिस्तें वापस मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, फैसला क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान दूसरी मरतबा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। नैब तरमीम जो मुकदमा है उसमें चीफ जस्टिस ने फिर दूसरी बार जो है वो मुकदमे को लाइव समाअत से रोक दिया। क्यों रोका है, क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुराद सईद के हवाले से। आपने देखा है कि पीटीआई का आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर जो लीडर्स थे, जो रूपोश थे, वो तमाम सामने आए, जाहिर हो गए। कोई जिसने इलेक्शन जीता वो जो असम्बलियों से उसने हलफ लेके वो बाकायदा तौर पे असम्बलियों के इजलास अटेंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी भी हमने देखा कि हमाद अजहर जैसे जो हैं रहनुमा पीटीआई के, वो भी सामने आए हैं क्योंकि वो दोबारा रूपोश हो गए हैं। लेकिन जितने भी पीटीआई के रूपोश रहनुमा थे उसमें से सिर्फ वाहिद मुराद सईद हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए, मंजर आम पे नहीं आए। और जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि पीटीआई की तरफ से, ख़ासतौर पे इमरान खान की तरफ से उसको मना किया गया है कि वो किसी भी सूरत अभी मंजर आम पे ना आए। और उसकी जो रीज़न है, जो फिर मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, वो ये बताते हैं कि मुराद सईद का, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, अर्श शरीफ जो सहाफ़ी जिनको कीनिया में कत्ल किया गया था, उसमें उनका नाम लिया जा रहा था कि अर्श शरीफ का जो लैपटॉप है वो उसके पास है। अर्श शरीफ कंटिन्यूसली उसके साथ जो है वो कांटेक्ट में था। ये तमाम तर जो हसास, इस नौइयत की जो हसास इंफॉर्मेशन थी अर्श शरीफ के हवाले से ख़ास तौर पे, उसमें मुराद सईद जो है वो एक की विटनेस के तौर पे है। आपने देखा कि उस दौर में जब ये अर्श शरीफ का कत्ल किया गया, उसके बाद डायरेक्टली एजेंसीज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसके बाद तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि DGISI जनरल नदीम अंजुम और उसके साथ साथ DGISPR उस टाइम जनरल इफ्तिखार बाबर, उन्होंने मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जो है, एक तो सलमान इकबाल जो ARY के मालिक थे उसके हवाले से क्वेश्चन रेज किए थे, और साथ ही जो उन्होंने डायरेक्ट एक जो सवाल उठाए थे वो मुराद सईद के हवाले से कि जो अर्श शरीफ का लैपटॉप है और बाकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन या वो कंटिन्यूसली उसके साथ कांटेक्ट में था। तो यही वो वजह है कि जो मुराद सईद है उसको इमरान खान ने अभी तक मना किया हुआ है कि वो किसी सूरत में भी अभी मंजर आम पे ना आए। और इस हवाले से वो जब भी होंगे, आपने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसका समाअत हुई थी, उसमें फैसल वाडा को भी बुलाया गया था, और फैसल वाडा ने भी बारहा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, टीवी टॉक शोज के ऊपर भी कहा कि अर्श शरीफ जो है वो अर्श शरीफ के जो मर्डर केस है उसमें मुराद सईद एक की जो किरदार है, और जब तक वो नहीं पकड़ा जाता और उससे तफ्तीश नहीं हो जाती तब तक जो है इसका मुहिम्मा हल नहीं हो सकता। और ख़ासतौर पे जो अर्श शरीफ के लैपटॉप के हवाले से भी बात होती है। तो मेरी जो इतलात है कि इमरान खान ने उसको अभी तक मना किया हुआ है मुराद सईद को कि वो किसी सूरत भी अभी वापस ना आए। अब दूसरा सवाल ये है कि अर्श शरीफ के ये मुराद सईद जो है वो रूपोश तो है, वो समझ में आती है और उसकी रीजन भी समझ में आती है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान ही में रूपोश है या वो बैरून मुल्क चले गए हैं? अगर बैरून मुल्क चले गए हैं तो वो कहाँ से गए थे, और अगर पाकिस्तान में है तो वो कहाँ पे रूपोश हैं कि अभी तक उनको एजेंसीज जो है वो ट्रेस नहीं कर सकी। तो मेरी इस हवाले से जो FIA में और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, खासतौर पे जो इमिग्रेशन के जो मामलात को डील करते हैं, आपके इल्म में ही होगा कि पाकिस्तान से आप चाहे वो ज़मीनी रास्ते से जाएं, चाहे वो फ़िज़ाई रास्ते से जाएं, या इवन आप जो है वो बहरी रास्ते से जाएं, तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन का एक जो प्रोसेस होता है उससे ज़रूर एंटर होकर जाना पड़ता है। तो जो मेरी इतलात है और जो मेरे ज़राए बताते हैं कि मुराद सईद के जो पासपोर्ट है या उसके जो उससे कोई पाकिस्तान से बाहर एग्जिट नहीं हुआ उसका।
और वो इससे ये जो है वो कंफर्म होता है कि मुराद सईद है पाकिस्तान में ही, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ना ही कोई इस तरह का जो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है उसमें कहीं ये सामने आ रहा है कि मुराद सईद पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में रह रहा है। तो ये एक तो इससे कंफर्म होता है कि मुराद सईद है पाकिस्तान ही में। और अब ये कहाँ पे है, इसके हवाले से मैं आपको कोई 8-9 महीने पहले, जब ये हसन न्याजी की गिरफ्तारी से पहले ही मैंने इसके ऊपर भी एक तफसीली वीलॉग किया था और उसमें भी मैंने यही बताया था कि जो मेरी जो मुख्तलिफ इमिग्रेशन हुकाम है और जो ज़राए हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि ये तमाम तर, चाहे वो हसन न्याजी हैं, चाहे वो मियां असलम इकबाल हैं, चाहे जो हमाद अजहर थे, या इवन मुराद सईद, ये तमाम तर जो है वो पाकिस्तान में ही है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हसन न्याजी थे, इमरान खान के भांजे, उनको एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था किसी दोस्त के घर से। इसी तरह आपने देखा कि हमाद अजहर है या मियां असलम इकबाल है, ये भी सामने आए जो असम्बली के इजलास हैं, या अभी कुछ महीने पहले हमाद अजहर भी सामने आए। तो इससे ये तो एक कंफर्म होता है, और ये जो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है उससे भी ये साबित होता है कि ये है पाकिस्तान में ही। दूसरा, अब ये इसमें सवाल कि एजेंसीज इनको अभी तक ट्रेस क्यों नहीं कर रही, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये इन्होंने अपने जो इर्द गिर्द तक भी बड़े क्लोजली भी ये इन्होंने मुमकिन बनाया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये इस्तेमाल ना करें जिससे उनके जो है वो ट्रेस किया जा सके, एजेंसीज इनको ट्रेस कर सकें। ये बिल्कुल जैसे होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्री ऐसे किसी उसमें रह रहे हैं, ताकि वो इनके ट्रेसेस मिलने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। और अगर कोई कम्युनिकेट करना भी होता है तो जो मेरी इतलात हैं कि वो मैनुअली या ख़त किताबत के ज़रिए ही इनसे वो किया जा रहा है। और साथ साथ बाकी ये जो जिस तरह हसन न्याजी की गिरफ्तारी का तो आपको इल्म है कि वो शायद किसी दोस्त के पास थे और उससे जो है वो किसी तरह एजेंसीज को भनक पड़ गई। तो इतलात यही है कि मुराद सईद भी, और दूसरी जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने ज़राए से पूछा है कि ट्राइबल एरियाज में भी मुराद सईद नहीं हो सकता, ये किसी सेटल्ड एरिया में है। क्योंकि अगर ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो जितने भी ट्राइबल एरिया में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पे फौज की भी चेक पोस्टें होती हैं और सिक्योरिटी की दीगर भी चेक पोस्टें होती हैं, तो वहां से पकड़े जाने का इनका जो है वो खदशा ज्यादा था। इसलिए जो इतलात यही है कि वो है किसी सेटल्ड एरिया में, किसी बड़े शहर में हो सकते हैं, वो लाहौर में हो सकते हैं, कराची में, पेशावर में, एबटाबाद में, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो ट्राइबल एरियाज में या अपने वो सवात वाले एरियाज में भी नहीं है मुराद सईद। तो अब ये एजेंसीज उनको कब ट्रेस कर पाती हैं, नहीं कर पाती, या मुराद सईद कब खुद से ये फैसला करते हैं और पीटीआई फैसला करती है कि वो मंजर आम पे आए या ना आए, ये जैसे जैसे कोई अगर इतलात मिलेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब अगर हम बात कर लें, आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया है जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। खासतौर पे आपने देखा कि पेशावर की तो अभी तक वो अलॉट ही उसका जो है वो नहीं किया गया, खासतौर पे जो सेनेट के हवाले से भी, जो बाकी सूबों के हैं उनके हवाले से भी अहकाम जारी कर दिए थे। जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला जो बेंच था 5 रुकनी, उसने फिलहाल के अभी जब तक ये कोई फुल कोर्ट इसके ऊपर बन के या कोई लार्जर बेंच बन के कोई फैसला नहीं देता, तब तक जो है इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो मुअत्तल किए जाएं। तो उसके बाद हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, ये जो फुल कोर्ट बेंच है, उसमें अगर हम काजी फायज ईसा की जो उसको देखें, माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो उन्होंने फैसले दिए हैं, जो जितने भी अभी तक मुकदमात हैं उसको नजर में रखें, तो वो हमेशा आइन और कानून से कोई एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी आगे या पीछे नहीं जाते और उसके मुताबिक ही फैसला देते हैं। और अगर आइन और कानून की हम बात करें, ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन में भी और उसके साथ साथ कानून में और फिर साथ जो इलेक्शन रूल्स हैं इन तीनों में जो है ये बिल्कुल वाजे है। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन का जो आर्टिकल 51 की सब क्लॉज 6D है, उसमें जो है ये बिल्कुल वाजे किया गया है कि ये जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए दिया जाएगा। और उसका जो प्रोसेस है फिर आगे वो प्रोसेस इलेक्शन एक्ट के जो उसमें दिया गया है, उस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में ये बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि कौन किसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है उसके मुताबिक ये है कि जिस तरह
आम जो जनरल नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, उसके लिए आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले भी कागजात नामजदगी उसी तरह जमा कराते हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर्स, अपने एसेट्स की डिटेल्स, ये तमाम तर होती है। उसके बाद फिर इनकी स्क्रूटनी भी होती है, अगर कोई रिजेक्शन भी की जा सकती है, कोई एतराज़ात वगैरह हो, तो ये एक बिल्कुल जैसे एक आम इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसी तरह का ही प्रोसेस होता है। और ये जब तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन से पहले एक मखसूस डेट होती है, जिस तरह कागजात नामजदगी जमा कराने की एक मखसूस डेट होती है, उसी तरह ही जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी भी उनकी फहरिस्त देने की एक डेट होती है। मुकर्रर तारीख के बाद ये जो डेट नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो जमा नहीं की जाती। तो इस हवाले से ये पूरा एक प्रोसेस है। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराती है, उसके बाद इलेक्शन के जो नतायज आते हैं, फिर वो जो है वो प्रोपोर्शनल जो उसका वो रिजल्ट का वो काउंट है उसके मुताबिक ही जो सीटें अलॉट की जाती हैं। अब सवाल इसमें यह था कि पीटीआई जो है वो उस टाइम वो एक जमात नहीं थी। पीटीआई ने बाद में इलेक्शन जीतने के बाद इल्हाक किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो अपने जो आम इंतखाबात थे 8 फरवरी वाले, उसके लिए कोई एक भी जो मखसूस नशिस्त के लिए अपनी फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। अब इलेक्शन जो एक्ट उसके सेक्शन 104 है, फिर अगर उसको फर्दर डेप्थ में जाए तो इलेक्शन रूल्स में रूल 92 है, उसमें फिर जो रूल 92 में भी सब रूल्स हैं जिसमें पूरा तरीकेकार बताया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने सिर्फ अपनी जो फहरिस्तें जमा कराई हुई हैं मखसूस नशिस्तों की, उन्हीं को ही वो ये तमाम तर जो है वो दिया जाएंगे, मखसूस नशिस्तें उन्हीं में ही बांटी जाएंगी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई तो वो इसके अहल ही नहीं है कि वो इसको जो है वो ये जितनी भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इनको सीटें दी जाए। तो अगर ये रूल्स को देखा जाए, फिर उससे ऊपर अगर कानून को देखा जाए और कानून से ऊपर भी आइन को देखा जाए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक भी मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती। और ये इसके ऊपर तो काफ़ी हद तक अदलिया के अंदर भी इस हवाले से वो था, इत्तफाक था, लेकिन इत्तफाक इस बात पर नहीं था कि क्या हम ये जो नशिस्तें हैं ये दूसरी जमातों को वो बांटी जा सकती हैं। तो वो जो डायरेक्टली वो जो प्रोपोर्शनल जो रिजल्ट है उसके मुताबिक ये तमाम तर नशिस्तें उनको जो है वो बांटी जाएंगी जो जिन्होंने फहरिस्तें जमा कराई हैं। अब लेट्स सपोज अगर ये मुस्लिम लीग नून एक सीट भी जीती होती और पीपल्स पार्टी और JUIF और इस तरह की जो बाकी जमातें जिन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं, तो उसके मुताबिक एक सीट के मुताबिक भी उनको वो तमाम तर नशिस्तें जो हैं इन रूल्स और एक्ट के मुताबिक ये इनको दी जानी चाहिए, दी जाएंगी, और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई सीट नहीं मिलनी। तो अगर इनको देखा जाए तो काजी फायज ईसा और उनकी सरबराही में ये जो फुल कोर्ट है, जो मेरा अंदाज़ा है वो उसके मुताबिक फैसला जो है वही बरकरार रहेगा जो पेशावर हाई कोर्ट का था कि ये नशिस्तें जो दूसरी सियासी जमातों को दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसकी जो है वो अहल नहीं है इन तमाम नशिस्तें लेने के हवाले से। तो अब फैसला तो ये जब भी आएगा, लेकिन कभी इम्कान यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा आइन और कानून से हट के कोई फैसला नहीं देंगे कोई सियासी बुनियादों के ऊपर कि ये अगर हम इखलाकी तौर पे जो है वो इनको दे दिया जाए। अदालतें इखलाकी और सियासी बुनियादें नहीं देखती बल्कि आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर ये फैसले करती हैं। बहरहाल इसके ऊपर तो जो जैसे भी कोई अपडेट आएगी वो उसके ऊपर आपको बताता रहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कल जो नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस था उसको इमरान खान ने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके एक दो समाअत हुई, लाइव हुई। उसके बाद इमरान खान के वकला और जस्टिस जो अतर मिनल्ला थे उन्होंने कहा कि वो पिटिशनर हैं तो उनको भी हाजिर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये जो वीडियो लिंक का वो किया गया, बंदोबस्त किए गए, और वो इमरान खान दूसरी कल पेशी थी जिसमें वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो पेश हुए। लेकिन ये PTI की तरफ से कल दरख्वास्त जमा कराई गई कि इमरान खान को जो है वो बोलने की इजाज़त दी जाए और ये जो तमाम समाअत है उसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। उस पर जो ये 5 रुकनी बेंच था उसमें 4-1 से रिजेक्ट कर दी गई, और जो 4 जजेस का फैसला था जिसमें काजी फायज ईसा भी शामिल थे, वो ये कहते हैं कि ये टेक्निकल केस है और इसके ऊपर जो है ये कोई अवामी मफाद में नहीं है, इसलिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ये समझते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम किया जाए और इमरान खान को भी दिखाया जाए।
तो इसमें जो है ये काफी जो बहस मीडिया के ऊपर भी रही, मेरी कल मजहर अब्बास साहब से इस हवाले से जो जियो का रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी इसी पॉइंट के ऊपर बहस हुई। वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान का राइट है, जिस तरह बाकी सियासतदानों को वो दिया जाता है, हक दिया जाता है, तो ये इमरान खान का भी राइट था उनको बोलने की इजाज़त, और ये लाइव स्ट्रीम दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये मुकदमा पहले भी लाइव स्ट्रीम जो है वो नशर किया जाता था, तो अब क्यों रोका गया है। तो एक सीधी सी बात है कि अदालत जो है, अदालत की अपनी एक सैंक्टिटी होती है और अपना डेकोरम होता है। अदालत कभी भी, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कहीं भी, किसी जो मुजरिम है, जो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, एक मुकदमे में भी नहीं 2-3 मुकदमों में जो है वो कन्विक्टेड है इमरान खान, उनको अदालत कभी अपना फ्लोर और अपना प्लेटफॉर्म दे के ये नहीं कर सकती कि वो उनको इजाज़त दे बोलने की और उसको फिर पूरी दुनिया को दिखाया भी जाए। तो ये अदालत कभी भी ऐसा नहीं करेगी। और इस हवाले से लोग ये भी फिर सवाल उठाते हैं कि जो ये नवाज शरीफ है वो जलसों से तकरीर करते रहे, बाकी भी जो हैं वो लंदन चले गए। तो देखें, ये जाहिर सी बात है कि जलसे से तकरीर करना एक डिफरेंट चीज़ है, वो इमरान खान भी करता रहा है। वो इमरान खान अब भी जब ये अडियाला जेल सहाफ़ी मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बयान बाकायदा तौर पे चलते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर भी, अखबार भी पब्लिश करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अदालत के प्लेटफॉर्म से, अदालत के फ्लोर ऑफ द जो कोर्ट है, वहां से ये कभी भी ऐसी नहीं किया जा सकता कि एक कन्विक्टेड जो मुजरिम है उसको अदालत के फोरम से उनको जो है वो बराह रास्त दिखाया जाए। ये अदालत कभी ऐसा नहीं होने देगी, और ना ही ये आगे फ्यूचर में भी, चाहे वो जितनी भी इसके हवाले से कोई पिटीशंस दायर करें इमरान खान को लाइव दिखाने के हवाले से, ये काजी फायज ईसा के होते हुए ख़ास तौर पे ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आइन और कानून की जो सरबुलंदी है हमेशा उसको मुकद्दम रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था जो 4 जजेस की तरफ से फैसला किया गया कि इसको लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाना, क्योंकि इसमें देखें जो अहम बात थी वो ये है कि इमरान खान पिटिशनर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर दलाइल दिए जाते हैं या जो इसके ऊपर बहस होती है वो वकला के दरमियान होती है, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर होती है। इमरान खान कोई ना तो एक्सपर्ट है, ना वकील है, ना कोई आइन और कानून के हवाले से वो कोई इस तरह के दलाइल देने हैं। उन्होंने जाहिर बात है अदालत में कोई सियासी बयानबाजी ही करनी थी, और तो सियासी बयानबाजी के लिए जो है वो अदालत कभी अपना प्लेटफॉर्म नहीं देगी। तो ये एक मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला था, और इसको आगे भी जारी रहना चाहिए, और ये कभी अदालत के प्लेटफॉर्म से इमरान खान को इस तरह का वो नहीं मुहैया होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।